हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ क्लासेस में हम बात कर रहे थे माइक्रोब्स के बारे में। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था। तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में आता क्या क्या, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने पीछे क्लासेस में किया है। उसके बाद आज हम माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमने तीन चीजों की बात की, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े प्लांट्स की बात करेंगे, बड़े एनिमल्स की बात करेंगे। उसके अलावा जो भी बचा वो माइक्रोब्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। माइक्रोब्स को जनरली हम ऐसे डिफाइन करते हैं जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, या फिर जिनका साइज जो है वो माइक्रोस्कोपिक रेंज में है, उनकी हम बात करते हैं। फिर हमने थोड़ा सा देखा था कि माइक्रोब्स में क्या क्या आता है। तो हमने देखा था कि इसमें एसेलुलर चीजें भी आती है। एसेलुलर का मतलब वो जो आप नॉर्मल क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करते, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिनको इंक्लूड नहीं करते, वो भी यहाँ इंक्लूडेड है। इसके अलावा हम जो 5 किंगडम में है उनकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एसेलुलर में हम बात करेंगे वायरस, वायरोट्स और प्रियॉन्स की बात करेंगे, जबकि हम सेलुलर में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करेंगे। तो जब हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियल सेल भी यहाँ आती है और प्रोटिस्ट और फंजाई की बात करते हैं। तो ये मेन हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा था कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो कॉस्मोपोलिटन होते हैं। कॉस्मोपोलिटन का मतलब आपको हर जगह माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो एयर की बात करें, वाटर की बात करें, सॉइल की बात करें, या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हमें पता है कि हमारे इंटेस्टाइन या गट में भी बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। फिर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि ये माइक्रोब्स जो है वो नॉर्मल लाइफ जहां मिल रही है वहां तो मिल ही रहे, मतलब मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल रह रहे हैं वहां तो रहेंगी। इसके अलावा ये कुछ ऐसी जगह भी रह सकते हैं जहां पे किसी और लाइफ फॉर्म के लिए रह पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम बात करें हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन, थर्मोफाइल्स की बात करेंगे, एसिडोफाइल्स की, एल्कलीफाइल्स की, इन सबको हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि इनको स्टडी करने के लिए हम कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं, और फिर इनकी कॉलोनीज जो होती है, क्योंकि नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, इंडिविजुअल दिखाई देना पॉसिबल नहीं है, तो हम इनकी कॉलोनीज को स्टडी करते हैं। फिर एक चीज और देखे थे कि ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे वो किसकी बात करेंगे, बेनिफिशियल वाले की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि ओवरऑल चैप्टर को हमने 6 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। पहला टॉपिक था माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। ये माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट हमने स्टडी कर लिया है अब तक की क्लासेस में। हम इसकी एनसीईआरटी रीड कर चुके हैं, थ्योरी देख चुके हैं, प्लस हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में किए थे। तो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो कर्ड की बात की थी। कीवर्ड कर्ड के केस में याद रखना कि माइक्रोब जो होता है वो दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप है पूरा। अगर माइक्रोब्स की बात करें तो एलएबी की बात करेंगे, उसका एक एग्जांपल लैक्टोबैसिलस की बात करनी है। फिर हमने बात की थी इसमें मिल्क का पार्शियल डाइजेशन होता है, मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है। और इसके अलावा एक चीज जो याद रखी थी कि विटामिन B12 यहाँ पे बढ़ जाता है। इसके अलावा डिजीज कॉजिंग पैथोजन को वो चेक करता है। ब्रेड में बात की थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, उसको बेकर्स यीस्ट बोलेंगे। और उसकी वजह से CO2 फर्मेंटेशन होगा, तो CO2 फॉर्मेशन होगा। CO2 जो गैस जब रिलीज होगी तो उसकी वजह से पफी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट था इडली डोसा। यहाँ फर्मेंटेशन के लिए हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, जबकि ब्रेड में हमने यीस्ट की बात की थी। बैक्टीरिया का नाम एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, तो उतना फोकस करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने डिस्कस किया था। बट और सेम CO2 यहाँ निकलेगी, तो CO2 जब निकलेगी तो क्या होगा, उसकी वजह से पफी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। टोडी में हमें याद रखना है ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक होती है, जो कि पाम सैप के फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, एक एल्कोहलिक ड्रिंक है। चीज में हमने बात की थी कि दो तरह की चीज हमने डिस्कस किया था, स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज की अगर हम बात करें तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस चीज में आपको लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन की वजह से दिखाई देता है। और उसके अलावा दूसरा जो हमने रॉकफोर्ट चीज की बात की थी, वो जो चीज होती है वो आपको एक पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करती है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की वजह से, उस फंगस की वजह से आपको पर्टिकुलर फ्लेवर। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ जगह आपको सोयाबीन का, फिशेस का या फिर बैम्बू शूट का भी फर्मेंटेशन करके उनको भी एज ए फूड यूज किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हम इसकी एनसीईआरटी रीड कर चुके हैं। एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स पे भी हमें फोकस करना था, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कितना आपको जूम करना है। तो ये चीज भी आपको नोट्स में ऐड कर लेनी है, 1500, 1500, 50,000। और जब हम वायरसेस के लिए बात करते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख के 1 लाख से 1.5 लाख या फिर 1 लाख टू 1.5 लाख तक
हम जूम करके देखते हैं। और उसके अलावा हमने बात की थी जो एडिनोवायरसेस होते हैं वो बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। इसको हम कहाँ डिस्कस करेंगे, जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की बात करेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कितना हम डिटेल में जा रहे हैं उसकी बात की थी। फिर हमने माइक्रोब्स को रीड कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में माइक्रोब्स से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक जो है दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सेकंड टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें हमें बात डीपीपी जो है वो आपको आज जो आपका फर्स्ट सेगमेंट हमने कवर किया है हाउस होल्ड की, उसकी आज क्लास के बाद अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, डीपीपी आपको आज इवनिंग तक मिल जाएगी। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बच्चा हमें 3 कैटेगरीज पढ़नी है। पहला है फर्मेंटेड बेवरेजेस, दूसरा है एंटीबायोटिक और तीसरा है केमिकल वाला कि केमिकल एंजाइम्स और आपका अदर बायोएक्टिव। देखिएगा ये जो टॉपिक है वो कई सालों से एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है। अगर ओवरऑल पूरे चैप्टर में भी सबसे हाई वेटेज टॉपिक की अगर हम बात करें, जो हमारे ओवरऑल टॉपिक्स हमने लिखे थे उसमें से भी अगर हम ये देखिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑफ नंबर पिछले सालों में कहां से आए हैं तो वो इसी टॉपिक से आए। इसमें से भी पर्टिकुलर ये आपका केमिकल्स, एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो अगर हम इसको देखें, सबसे पहले आज हम बात करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस की। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात। अब फर्मेंटेड बेवरेजेस में हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो बच्चा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। अब तक जो हम बात कर रहे थे पहले वो हम बात कर रहे थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट की। तो हाउस होल्ड में जब हम चीजें करते हैं तो वो एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे डिस्कशन करते हैं। बट जब हम उसी चीज को इंडस्ट्रियल स्केल पे बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, लार्ज स्केल की। कि अब हम जो प्रोडक्शन देखेंगे वो कहां देखेंगे, लार्ज स्केल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लार्ज स्केल पे अगर आपको कोई चीज बनानी है तो उसके लिए जो कंटेनर चाहिए, जो वेसल्स चाहिए, वो भी आपका साइज बड़ा होना चाहिए। अगर जैसे आपको कुछ लोगों के लिए कुछ बनाना है तो छोटे यूटेंसिल्स में काम चल जाएगा, पर ज्यादा लोगों के लिए फिर आपको बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, जो लार्ज वेसल्स यूज करनी पड़ेगी। लार्ज मेटेलिक वेसल्स हम यूज करते हैं ताकि हम बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर पाए। इनके लिए एक जनरल टर्म तो क्या होती है, बायोरिएक्टर। इनको हम क्या बोलेंगे, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होता है, जिसमें आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके कोई केमिकल रिएक्शन या कुछ रिएक्शन, मेटाबॉलिक पाथवे या कोई रिएक्शन करवा रहे हो, डेट इज बायोरिएक्टर या बायोलॉजिकल रिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स या इस वाले सेगमेंट को हम डिटेल स्ट्रक्चर को देखेंगे जब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को। जो नेक्स्ट हम अपकमिंग यूनिट्स में बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करेंगे तो वहां पे हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि बायोरिएक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, बट सेम चीज अगर आप यहां हम सारे रिएक्शंस को छोड़ के एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे फोकस करें, दैट इज फर्मेंटेशन। हम यहां पे फर्मेंटेशन रिएक्शन करवा रहे, तो इन्हीं लार्ज वेसल्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, फर्मेंटर्स। वर्ड क्या यूज करना स्टार्ट कर देंगे हम, फर्मेंटर्स। तो फर्मेंटर बेसिकली एक टाइप का बायोरिएक्टर ही है। फर्मेंटर क्या है, एक टाइप का बायोरिएक्टर ही है जहां पे आप फर्मेंटेशन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्मेंटर्स क्या होगा, एक टाइप का बायोरिएक्टर है जहां पे आप क्या कर रहे हो, फर्मेंटेशन रिएक्शन कर रहे हो लार्ज स्केल पे। इसके डायग्राम एनसीईआरटी में दिए गए हैं, यहां पे भी मेंशन है और बायोटेक्नोलॉजी में भी मेंशन है। हम इस टॉपिक को डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं क्योंकि वहां से ज्यादा रिलेवेंस शो करता है। बट कुछ क्वेश्चंस या कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहां देख लेते हैं। एक होता है, कुछ कल्चर के टाइप होते हैं। एक हम बात करते हैं फैट कल्चर।
एक होता है हमारे पास कंटिन्यूअस कल्चर। फिर से बता रहा हूं, इन पे हम डिटेल बात डिस्कशन करेंगे इन सब पे, बायोरिएक्टर के स्ट्रक्चर, बायोरिएक्टर के स्ट्रक्चर से आप देखोगे तो इस साल नीट में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डायग्राम में लेबलिंग पूछ रखी है कि कौन सी चीज कहाँ होती है। अब हमने दो तरह के कल्चर्स की बात की। एक, हमें सपोज कीजिए कि हमें कोई चीज स्मॉल स्केल पे बनानी है, जैसे सपोज कीजिए आप टी मेकिंग की बात करें, चाय बना रहे हैं, अगर स्मॉल स्केल पे बनानी है, घर पे ही बनानी है, मुझे अपने लिए एक ही कप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, चाय कॉफी, मुझे जो भी रॉ मटेरियल डालना है मैंने ऐड किया, रिएक्शन करवाई, फाइनल प्रोडक्ट तैयार है, उसको फिल्टर किया और मेरा प्रोडक्ट तैयार है। तो एक साथ आपने सारे रॉ मटेरियल डाल दिए और फाइनल प्रोडक्ट एक साथ निकाल लिया, तो सिंगल स्टेप में बेसिकली, दैट इज नोन एट फेड कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर का मतलब क्या होता है कि एक साइड से आप रॉ मटेरियल लगातार ऐड करते जा रहे हैं, दूसरी साइड से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें ये होता है कि बैक्टीरिया, कहीं भी जब भी हम बैक्टीरियल रिएक्शंस की बात करें तो बैक्टीरिया ग्रोथ करो आपने पढ़ा होगा, पहले लैग फेज आती है फिर लॉग, तो कुछ टाइम तक बैक्टीरिया बेसिकली लॉग फेज वगैरह में स्टार्टिंग फेज जो होती है वहां पे क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ का देखोगे, अलग अलग चैप्टर्स में हम बात करेंगे, तो शुरू के कुछ टाइम पीरियड तक वो क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर में उसको लगातार इस एक्सपोनेंशियल फेज में रखने की कोशिश करते हैं। अब इस एक्सपोनेंशियल फेज में अगर आपको लगातार उसको बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको लगातार रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन कर सके। साइमल्टेनियसली फीडबैक इनहिबिशन ना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार वहां से प्रोडक्ट को रिमूव भी करते रहना पड़ेगा। तो इस तरह के कल्चर को हम क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर। और जहां सारा मटेरियल हमने एक साथ ऐड कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट बाद में एक साथ निकाल लिया, दैट इज फेड कल्चर। फेड कल्चर में भी एक मॉडिफिकेशन और हम बात करते हैं, दैट इज फेड बैच कल्चर। इसी का एक मॉडिफिकेशन और है, फेड बैच कल्चर। अब फेड बैच कल्चर में हम क्या करते हैं, बेसिकली बीच बीच में कुछ चीजें ऐड करते रहते हैं। फेड बैच कल्चर में हम क्या करेंगे, बीच बीच में कुछ चीजें ऐड करते रहेंगे ताकि जो रिएक्शन है वो ऑप्टिमम कंडीशंस पे बनी रहे, सबस्ट्रेट की कमी ना हो। यहां एक बार ऐड करते हैं, यहां लगातार एडिंग होती है, यहां बीच बीच में कुछ स्टेप्स में हम ऐड करते रहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हुई है जो हम बायोटेक्नोलॉजी में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट हमें क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आपको लार्ज वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन लार्ज वेसल्स को हमने नाम दिया है बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स। अगर हम देखेंगे दो तरह के कल्चर्स, फेड कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर। फेड कल्चर का एक मॉडिफिकेशन है फेड बैच कल्चर। इसीलिए आप जब भी कोई कॉस्मेटिक हो गया या फिर कुछ मेडिसिन होगी तो उस पर आप देखोगे एक बैच नंबर लिखा होता है, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस बैच में या किस लॉट में, दोनों चीजें लिखी होती है, कुछ पे बैच नंबर होता है, कुछ प्रोडक्ट पे आपको लॉट नंबर भी देखने को मिलेगा। तो वो ये बताता है कि किस बैच में इसको बनाया गया है। क्लियर? तो ये हमने बात की फर्मेंटेड बेवरेजेस में बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो यहां कौन सा है। अल्कोहल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज यीस्ट। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने सेलेक्ट किया है, यीस्ट की बात करें। यीस्ट को देखेंगे तो यहां यीस्ट कौन सा, वही जो हम ब्रेड के लिए यूज कर रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सेरे। यीस्ट कौन सा यूज किया हमने, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को यूज किया है। ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, इसलिए इस यीस्ट को हमने क्या नाम दे दिया है, ब्रूवर्स यीस्ट। इस यीस्ट को हमने क्या बोला है, ब्रूवर्स यीस्ट बोला है। ठीक है, तो यहां पे हमने बात की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट इन्वॉल्व होता है। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चंस या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने बोला कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज यूज्ड इन ब्रेड प्रोडक्शन।
दोनों स्टेटमेंट सही है। दूसरा मैंने बोला कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज नोन एज ब्रूवर्स यीस्ट, और नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने बोला कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज नोन एज बेकर्स यीस्ट। ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है। अब असेसेंट रीजन की बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज नोन एज बेकर्स यीस्ट और रीजन में दू इट इज यूज इन अल्कोहल प्रोडक्शन, बेकर्स यीस्ट बोल के अगर अल्कोहल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो स्टेटमेंट सही तो है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर यही मैं ब्रूवर्स यीस्ट बोल के ब्रेड प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करूं तो स्टेटमेंट दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन कब सही होगा, जब मैंने ये बोला कि इसको ब्रूवर्स यीस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल प्रोडक्शन या ब्रूइंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। इसको बेकर यीस्ट कब बोलेंगे, जब ये ब्रेड प्रोडक्शन की, तो उस केस में तो हम असेसन का रीजन जो एक्सप्लेनेशन है वो सही मानेंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट सही मानेंगे पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं मानेंगे। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस आपको यहां से बनते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात की ईस्ट की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन सा है, ईस्ट है। अगर हम देखें रॉ मटेरियल क्या यूज करोगे आप अल्कोहलिक प्रोडक्शन के लिए, तो रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं उस रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं, आइदर आप क्या क्या यूज कर सकते हो, माल्टेड सीरियल्स, या फिर हम यूज कर सकते हैं फ्रूट जूसेस। क्या क्या यूज कर सकते हैं, माल्टेड सीरियल्स या फिर फ्रूट जूसेस की यहां पे बात करेंगे। अब पहले देखते हैं सीरियल्स जो अनाज की बात करते हैं, माल्टिंग क्या होती है। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास जो अनाज वगैरह है वहां पे आपका पॉलीसैकेराइड है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। अब उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी के साथ भिगोते हैं, जैसे स्प्राउटिंग वगैरह करवाते हैं जो हमें खाने के लिए स्प्राउट्स वगैरह, तो वहां वैसे ही हम क्या करते हैं, इन सीरियल्स को पानी में भिगोया जाता है। लॉजिक ये है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड के आसपास तक तोड़ देगा, ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड में तोड़ देगा, ताकि उनको आपका जो यीस्ट है वो यूटिलाइज कर सके। डायरेक्टली पॉलीसैकेराइड को यूज करना मुश्किल काम हो जाता है और टेस्ट में भी इंपैक्ट आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं। पर अगर पानी में भिगो के रखोगे तो वो सड़ जाएगा बेसिकली, या फिर लंबे टाइम तक रखोगे तो वो मोनोसैकेराइड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये होगा माल्टिंग में हम करेंगे कि क्या, कि उसको जब आपने पानी में भिगोया थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर ड्राई एयर पास करके उसको वापस से सुखा लेते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज माल्टिंग। माल्टिंग में किया गया, भिगाया, उसके बाद ड्राई एयर के थ्रू उसको वापस से ड्राई कर लिया, सुखा लिया गया। दैट प्रोसेस इज नोन एज माल्टिंग। और इस तरीके जो सीरियल्स की बात करें उनको बोलेंगे माल्टेड सीरियल्स। जनरली हम बार्ली वगैरह की बात करते हैं, और फ्रूट जूसेस आपको पता है मेनली ग्रेप जूस की बात करते हैं। अब देखिए यहां से एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, जहां पे अच्छे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम वो होते हैं जहां पे 2-3 चैप्टर की इंफॉर्मेशन को लिंक किया गया है। तो आपको ये पता होगा कि जो टाइप ऑफ आपका अल्कोहलिक ड्रिंक है, कि जो आप अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहलिक बेवरेजेस बना रहे हो, टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक है, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो होता है दैट इज रॉ मटेरियल, और दूसरा फैक्टर होता है प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हो। अभी हमने किसकी बात की है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की बात की कि रॉ मटेरियल में आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन होता है बच्चा कि आप क्या करो, माल्टेड सीरियल्स का यूज कर ले। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम माल्टेड सीरियल्स को यूज कर ले। माल्टिंग का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा आई गेस, तो माल्टिंग का मतलब हमें ध्यान रखना है। दूसरा होता है कि हम क्या करें, फ्रूट जूसेस, स्पेशली ग्रेप जूस की बात करें, फ्रूट जूसेस को यूज कर ले। प्रोसेसिंग का मतलब यहां पे ये है कि हम डिस्टिलेशन करें या ना करें। इस टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, आइदर हम विद डिस्टिलेशन कर रहे हैं कोई प्रोसेस, या विदाउट डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां हम क्या देखेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं,
क्या वो डिस्टिलेशन के साथ किया जा रहा है या बिना डिस्टिलेशन की किया जा रहा है। अब हमें कुछ चीज पर थोड़ा ध्यान देना है जी। जैसे मैंने बोला डिस्टिलेशन, अब डिस्टिलेशन हमें पता है कि हम केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंस होगा, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ जो आपका सोल्यूशन है उसमें से कोई पर्टिकुलर एक चीज को सेपरेट करने के लिए या फिर दूसरे पार्ट को प्यूरिफाई करने के लिए हम डिस्टिलेशन की बात करते हैं। तो होता क्या है, जब हमारे पास अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमें बनानी है तो एक इंफॉर्मेशन आप लोग पढ़ते हो जब आप रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स या फर्मेंटेशन का प्रोसेस जब पढ़ते हो, कि जो हमारा यीस्ट है कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये मैक्सिमम 13% अल्कोहल को टॉलरेट कर सकता है। क्या इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, यीस्ट कैन टॉलरेट अप टू 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन। इससे ज्यादा अल्कोहल हुआ तो यीस्ट वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही अगर मर गया तो हमारे पास अल्कोहल प्रोडक्शन नहीं होगा। बट हमें जो अल्कोहलिक बेवरेजेस चाहिए उसमें हमें अल्कोहल कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा चाहिए। हमें जो बेवरेजेस चाहिए उसमें हमें अल्कोहल कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। तो उस प्रोसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब यीस्ट जो है वो 13% से ज्यादा नेचुरली अल्कोहल बना नहीं सकता। तो जो मीडियम है, वाटर है, अगर मैं उसको कम कर दूं तो मेरी अल्कोहल कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे सपोज कीजिए 100 ml है अल्कोहल, उसमें और 900 ml वाटर है, तो अभी 10% कंसंट्रेशन के आसपास है। अगर मैं वाटर को कम करके 400 ml पे ले आऊं और अभी भी अल्कोहल 100 ही है तो मेरी कंसंट्रेशन डबल हो गई। तो इसी तरीके से हम डिस्टिलेशन में करते क्या है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन हम नेचुरली नहीं बढ़ा सकते 13% से ज्यादा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट है वो हमारा सर्वाइव नहीं करेगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया है कि यहां से पानी को इवोपरेट करना स्टार्ट कर दिया, पानी को कम करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वहां पे अल्कोहल कंसंट्रेशन आपको ज्यादा दिखाई दे। तो ये रिक्वायरमेंट है। यहां से AR वाला क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि हमें डिस्टिलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। डिस्टिलेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आपका जो यीस्ट है वो 13% से ज्यादा अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो AR वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास ड्रिंक्स कौन कौन सी है। तो हमारे पास जो फर्मेंटेड बेवरेजेस है उनमें हम दो कैटेगरीज की बात करते हैं, एक विद डिस्टिलेशन, दूसरा विदाउट डिस्टिलेशन। सबसे पहले हम जो कैटेगरी बात करेंगे वो क्या होगी, विदाउट डिस्टिलेशन, जिससे इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनमें से विद डिस्टिलेशन बनाया जा रहा है या विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जा रहा है। पर हमें लॉजिक याद रखना है कि 13% से ज्यादा वाली कोई भी ड्रिंक होगी तो उस पर आपको डिस्टिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उससे कम है तो डिस्टिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तो हमने बात की विदाउट डिस्टिलेशन, सेकेंड कैटेगरी है हमारी विद डिस्टिलेशन। इन दो कैटेगरीज पे हम बात करते हैं। चलिए अगर हम देखें विदाउट डिस्टिलेशन वाला जो कैटेगरी है उसमें हम दो ड्रिंक्स की बात करते हैं। सिलेबस में जो दो इंक्लूड है, एक हम बात करेंगे सबसे पहले बियर की और दूसरा वाइन। ये दोनों ऐसी ड्रिंक्स है जो बिना डिस्टिलेशन के बनाई जाती है, मतलब इनका अल्कोहल कंसंट्रेशन 13% से कम साइड पे बात करेंगे। दूसरा, तीन ड्रिंक्स हमारे सिलेबस में दी गई है जहां पे आपको डिस्टिलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक हम बात करते हैं विस्की की, एक हम बात करेंगे ब्रांडी की, और एक हम बात करेंगे रम की।
ये 3 ड्रिंक्स हमें और ध्यान रखनी है जहां पे आपको डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब इनका अल्कोहल कंसेंट्रेशन हायर साइड पे होगा, जबकि यहां पे अल्कोहल कंसेंट्रेशन लोअर साइड पे होगा। अब देखिए, ये तो बात हुई हमारे पास जो दे रखा है उसकी। हमें कुछ और चीजें भी इसमें एडिशनल याद रखना है। एक बार पहले, बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया 2012 के आसपास, वहां बेसिकली इनके प्रोडक्ट के बारे में भी बात की गई है कि रॉ मटेरियल क्या है। अभी जो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये बता रखा है कि इन 2 रॉ मटेरियल की बात करते हैं, पर कौन सा एक्चुअल में रॉ मटेरियल है उसको भी थोड़ा सा हमें आइडिया रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बियर की बात करूं तो यहां हम किसकी बात करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स की, कि सीरियल्स के फर्मेंटेशन से बनता है, पर यहां डिस्टिलेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहां मेनली जो होता है वो बार्ले जो होता है उससे ये बनाई जाती है। वाइन की बात करें तो वाइन का आपको आइडिया होगा, वाइन किससे बना जाता है, ग्रेप जूस से। वाइन के लिए हम बात करेंगे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस, जो अंगूर का जूस होगा वहां से आपको क्या बनाई जाएगी, वाइन बनाई जाएगी। इन दोनों में हमने डिस्टिलेशन नहीं किया है। डिस्टिलेशन नहीं किया है तो पानी का अमाउंट ज्यादा होगा, और पानी का अमाउंट ज्यादा होगा तो जो अल्कोहल है वो कम है। डाइल्यूटेड ड्रिंक्स की कैटेगरीज में हम यहां बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्की, ब्रांडी और रम की। तो विस्की की अगर हम बात करें तो विस्की के लिए हम बात करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो किया ही जाएगा, साथ में क्या किया जाएगा, यहां पे आपको डिस्टिलेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी। फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्यों, ताकि आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को कंसंट्रेट कर सके। फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स, मतलब बेसिकली जो बियर है उसी का डिस्टिलेशन करें आप तो आपको क्या मिलेगा, विस्की देखने को मिलेगी। ऐसे ही ब्रांडी के लिए बात करें तो जो आपका ग्रेप जूस से बना है, मतलब वाइन का डिस्टिलेशन अगर कर दे तो ब्रांडी का फॉर्मेशन होगा। तो यहां हम क्या बात करेंगे, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ फ्रूट जूसेस। ग्रेप जूस लिख दूं मैं, ग्रेप जूस। रम के लिए हमारे सिलेबस में ज्यादा बात की नहीं गई है, पर बहुत पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक दो, तो हमें थोड़ा सा याद रखना है। शुगर कैन जो होता है, हमारा जो गन्ना होता है, उसके डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन से बनता है। तो यहां क्या याद रखना है, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ शुगर कैन, उससे क्या बनाई जाती है, रम बनाई जाती है। अच्छा, ये समझ आया, यहां तक क्लियर है। अच्छा, कुछ चीजें हमें और याद रखनी है, जैसे एक टर्मिनोलॉजी होती है मोलासिस। टर्म क्या देखना है हमें, मोलासिस। मोलासिस बेसिकली क्या होता है, बाय प्रोडक्ट है। जब हम क्या करते हैं शुगर कैन से, शुगर कैन के रेफरेंस में अगर हम बात करें, मोलासिस क्या होते हैं, बेसिकली जो आपका शुगर कैन है उसको जब हम उससे शक्कर बना रहे, गन्ने से शुगर बना रहे, शक्कर जब बना रहे, तो शुगर बनाते टाइम एक तो जैगरी गुड़ की बात करते हैं, इसके अलावा एक बाय प्रोडक्ट और निकलता है। उस बाय प्रोडक्ट बेसिकली डार्क ब्राउनिश या ब्लैक कलर का आप देखोगे लिक्विड होता है, दैट इज मोलासिस, और इसको अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है।
मोलासेस को क्या करते हैं हम, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, बेसिकली रम प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है कि यहाँ पे हमें नई नई, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास है नहीं, इस चैप्टर में हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना है। तो मोलासेस का मतलब क्या होता है, क्लियर है? मोलासेस एक शुगर, जब शुगर केन से शुगर बना रहे हो तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि डार्क ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का फ्लूइड है, शुगर सिरप बेसिकली, उसमें शुगर कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, तो उसके ऊपर हम यीस्ट को ग्रो करवा के अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करते हैं, उसको हमने क्या बोला है, मोलासेस बोला है। ये अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए काम आता है और स्पेशली रम वगैरह के प्रोडक्शन में ये काम आता है। क्लियर? एक टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में और दी गई है, फर्मेंटेड ब्रोथ। एक टर्मिनोलॉजी और क्या मेंशन है यहां पे कहीं पे, फर्मेंटेशन ब्रोथ। देखो, हमने शुरू में बात की थी कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो करवाना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको कोई ना कोई न्यूट्रिटिव मीडिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वो लिक्विड है, कल्चर मीडिया, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, ब्रॉथ टर्म यूज करते हैं। तो फर्मेंटेड ब्रॉथ की हम यहां पे बात करते हैं। क्लियर चीज? तो ये हमने डिस्कस किया है अभी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हमने बात कर ली है बच्चा। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है, फर्मेंटेड बेवरेजेस। इसके लिए जो लार्ज वेसल्स यूज करेंगे उनके लिए एक जनरल टर्म क्या होती है, बायोरिएक्टर। अगर आप उन बायोरिएक्टर में फर्मेंटेशन रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए हम टर्म यूज करते हैं फर्मेंटर्स। तो फर्मेंटर बेसिकली बायोरिएक्टर्स का ही एक टाइप है। कुछ अलग अलग तरह के कल्चर्स होते हैं, फैट कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर, फैट बेस्ड कल्चर, इनको हमने बात की थी। फिर हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज किया, यीस्ट यूज किया है, कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ब्रूवर्स यीस्ट। यहां हमें ये याद रखना है कि ये जो यीस्ट है वो नेचुरली 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन से ज्यादा में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके लिए अगर आपको अल्कोहलिक ड्रिंक में 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टिलेशन पे जाना पड़ेगा। तो जो आपका टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, रॉ मटेरियल कौन सा है और प्रोसेसिंग। तो जैसे रॉ मटेरियल मैंने लिया माल्टेड सीरियल्स, और माल्टेड सीरियल, इनके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। माल्टेड सीरियल्स और विदाउट डिस्टिलेशन वाली ड्रिंक पूछे तो माल्टेड सीरियल और विदाउट डिस्टिलेशन वाली ड्रिंक क्या हुई आपके पास, बियर। माल्टेड सीरियल्स और विद डिस्टिलेशन वाली पूछे तो हम बात करेंगे विस्की की। ऐसे ही फ्रूट जूस विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन। फ्रूट जूस विद डिस्टिलेशन दैट इज योर फ्रूट जूस, और विद डिस्टिलेशन दैट इज योर ब्रांडी। और शुगर केन से बात करेंगे तो हम रम की बात करेंगे। वहां एक टर्म हमने और देखी कि मोलासेस क्या होते हैं, ये शुगर प्रोडक्शन के एक बाई प्रोडक्ट्स है जिनको हम अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। क्लियर?